अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर असद अब्बास। देखिए बेटे, जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था उसके अंदर हमने मतलब कुछ टॉपिक किए थे, ठीक है। जैसा कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स था, टार्क वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो आज हम करने जा रहे हैं ये पाँचवें चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है जी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़े से ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन देखें जी, ये एक ग्रेविटी की फ़ोर्स होती है, मतलब कि ज़मीन की कशिश या कशिश शकल भी इसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने ये कहा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर एवरी बॉडी, ठीक है जी, विच ए फोर्स विद ए फोर्स, दिस इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है जी, वो आपको मैंने बताया है अभी। तो उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है जी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इसकी हम डेफिनेशन यूँ करते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर एवरी बॉडी विद ए फोर्स, के कायनात के अंदर हर जिस्म एक दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। के जिस फोर्स के साथ वो एक जिस्म को दूसरे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है। देखिए जी, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक साइड पे ये बुक है, एक साइड पे मेरा हाथ है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इनकी अट्रैक्शन जो है डिपेंड करेगी इसके और इस दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर। जितना प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, दूसरा अट्रैक्ट करेगी, मतलब कि दूसरा ये एक्ट करेगी दरमियानी डिस्टेंस के ऊपर। जितना दरमियानी डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये फोर्स उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे भी ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर दो चीज़ें करीब पड़ी हैं तो उनके दरमियान ज़्यादा अट्रैक्शन है, अगर वही चीज़ें दूर हो जाती हैं एक दूसरे से तो उनके दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है, ठीक है जी। तो ये न्यूटन ने एक लॉ पेश किया था ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर हमने दो मैसेज बनाए हैं, जिनमें एक M1 एक M2 है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दरमियान की डिस्टेंस आपके पास D है, ये डिस्टेंस है, इसको आप R से भी शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि F ये फोर्स है जिससे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दरमियान के डिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे F दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2, F दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं, 1 एंड 2 को कंबाइन कर देते हैं। जैसे आप कंबाइन करते हो तो ये आता है आपके पास F दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2/d स्क्वायर। क्या आता है ये? M1 M2/d स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये डायरेक्टली का साइन ख़त्म करके हम यहाँ इक्वालिटी के साइन लिखते हैं। इक्वालिटी का साइन लिखने के बाद हम एक कांस्टेंट लगाते होते हैं, जो कि यहाँ पर है आपके पास कैपिटल G। कैपिटल G एक कांस्टेंट है, M1 M2/d स्क्वायर। यहाँ पर ये G जो है, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है जी। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है, और ये वाला जो कैपिटल G है, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जा सकता है, ठीक। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल G से शो करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। आप देखिए, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इसमें उसने कहा है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एन अदर एवरी बॉडी, के कायनात के अंदर हर जिस्म एक दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक मतलब कि जनरल सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ के साथ हैं, मतलब कि हम ऐसे हैं कि ये बुक है, ये मेरा हाथ है, तो ये इस बुक को चाहिए कि इसको अट्रैक्ट कर ले, या मेरे हाथ को चाहिए कि ये इस बुक को अट्रैक्ट कर ले। दो चेयर्स कुर्सियाँ आपस में मतलब कि अट्रैक्ट नहीं कर रही, दो टेबल्स बड़े हैं वो भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो इससे क्या मुराद है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी मखसूस चीज़ पे मतलब कि एप्लीकेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना,
हर चीज़ पे एप्लीकेबल है। देखिए जी, आप कुर्सियों की अगर बात करते हैं तो कुर्सियाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, टेबल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, हाथ बुक है ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा। वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है 6.673 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 10⁻⁻11 ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, इंतहाई कम है, इंतहाई कम वैल्यू है, जिस वजह से हमें ये अट्रैक्शन जो है फील नहीं होती, जिस वजह से हमें ये अट्रैक्शन फील नहीं होती। ठीक है जी, तो आपने क्या किया कि इस लॉ को आपने कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है। पेज नंबर है आपके पास 107, यहाँ से इसकी आपने डेरिवेशन लिखनी है, जहाँ पर लिखी हुई ये पिंक बॉक्स दिया गया है, नीचे इसकी डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट पेज पे 108 पे आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है जी, ये डेरिवेशन भी आपको सारी बताई है उसने। अब नीचे मतलब कि जहाँ डेरिवेशन ख़त्म हो रही है वहाँ पर आप लोग देखें, हेयर जी एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है, कीमत जो है, हर जगह सेम होती है। इन ऐसा यूनिट्स इट्स वैल्यू इज 6.673 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11। ठीक है जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके बाद है, अब ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट। ठीक है जी, यही मतलब कि बहुत कम है, इस वजह से हम इसे फील नहीं कर सकते। सिंस द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज इट अट्रैक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट विद सिग्निफिकेंट फोर्स। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। किसी भी जिस्म का जो वेट है ये एक रिजल्ट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, इसके बाद है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। फील्ड फोर्स, ये आपसे डेफिनेशन मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और पेज नंबर 113 पे एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, है मतलब कि चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। यहाँ पर आपको उसने सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बताया है जो आज हम स्टडी करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या है कि बॉडी जो है अगर वर्क कर रही है, ठीक है जी, या कि बॉडी कोई भी काम करने की सलाहियत रखती है तो वो उसकी एनर्जी है। ठीक है जी, कि एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, के किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की एक टाइप जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन, कि किसी भी चीज़ की हरकत और पोजीशन हालत की वजह से जो उसकी एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हम डेफिनेशन यूँ करते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो उसकी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी है। देखें जी, इसकी डेरिवेशन है। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है। ठीक है जी, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल होती है वर्क डन के। किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। जितना कोई ऑब्जेक्ट काम करता है, वर्क करता है, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी ये समथिंग है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकालोगे, नेगेटिव F/m हो जाएगा। इक्वेशन आपने पढ़ी थी, थर्ड इक्वेशन जो थी 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर नेगेटिव vi का स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू आपने पुट की नेगेटिव F/m। Vf आपके पास 0 है और Vi आपके पास क्या है, V है। ये 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव V स्क्वायर हो जाएगा। ये m डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव mv स्क्वायर हो जाएगा। ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 2fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास fs इज इक्वल टू हाफ, मतलब कि mv स्क्वायर को के नीचे हमने 2 को डिवाइड किया तो उसे हम यूं लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर।
अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये इक्वल है हमारे पास वर्क डन के, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जहाँ पर एफ एस है वो इक्वल इस चीज़ के है, तो एफ एस की जगह आप के डॉट ई लिख सकते हैं। तो के डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये भी आपका एक क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए से या कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।